गुड इवनिंग क्लास 9th। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। आपने ये लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 2 में ही पढ़ाया मैंने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्यों बोलते हैं? आपने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर 2 में कंपाउंड्स, तो वो सेम लॉ है। अब ये लॉ क्या बोलता है? व्हेनेवर अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म, सुनना ध्यान से, व्हेनेवर अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म देन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो बाय मास। पढ़ा हुआ है आपने, ध्यान से सुनना कंपाउंड की डेफिनेशन में। तो ये लॉ क्या बोल रहा है? व्हेनेवर अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म देन एलिमेंट्स इन केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन देयर डेफिनेट रेशियो बाय मास। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आपने बात करी H2SO4, ये आपने कंपाउंड फॉर्म करा। अब इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। AMU है, पढ़ के आ रहे हो आप, दैट्स AMU और ये AMU। अगर मुझे H2SO4 का कि जो एलिमेंट है इसका मास रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप क्या लिख दोगे? मास रेशियो 2:1, ये हाइड्रोजन का हुआ रेशियो। सल्फर का क्या होगा? 32 रेशियो 4:16, तो क्या हो जाएगा? 2:32:64। कट होगा 2 से, क्या हो जाएगा? 1:16:32। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आपके H2SO4 में हाइड्रोजन का रेशियो 1 है, सल्फर का रेशियो 16 है एंड ऑक्सीजन का रेशियो 32 है। मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है H2SO4 में वो कौन है? ऑक्सीजन। और सबसे कम रेशियो में कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। तो इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? इससे हमें पता लगता है कि आपके किसी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कम परसेंटेज में प्रेजेंट है और कौन सा एलिमेंट ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है। अब जैसे हमने बोला सबसे कम परसेंटेज किसका है? H का। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? ऑक्सीजन का। इन बिटवीन कौन है आपका? सल्फर। ये चीज आपने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी कर ली है। हम बात करेंगे यहां न्यूमेरिकल्स की, सही है? तो देखते हैं किसका छोटा सा न्यूमेरिकल। देखिए बेटा, कैसे न्यूमेरिकल आपको आएंगे वो समझो। आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बाइन टू फॉर्म H2O in 1:8 बाय मास। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी, वाटर फॉर्म करा, और वाटर में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:8 है। कैसे पता लगा 1:8 है? मैं करके भी दिखा रहा हूं। देखो, ये H2O, हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2 × 1:16। कट करोगे तो क्या आएगा? 1:8। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:8 है। तो वही चीज बोल रहा है वो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करा और रिएक्शन करके क्या बनाया? वाटर। और वाटर में H और O का रेशियो क्या है? 1:8 बाय मास। मतलब आपका 1 पार्ट हाइड्रोजन है और 8 पार्ट ऑक्सीजन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? बताइए 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन देगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 3 ग्राम हाइड्रोजन अगर आपके पास हो तो आपको कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रिएक्शन करने के लिए? तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, एक्सट्रीमली सिंपल। आप क्या बोलोगे? इन H2O, व्हाट इट 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इक्वल 8 ग्राम। सही है? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लगा आपको 80 क्यों, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। मैं ग्राम में ले रहा हूं उसको, बायोमास बोल रहा है ना। देयरफॉर 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इक्वल 8/1 × 3 इक्वल 24 ग्राम। तो ऐसे भी ओरली पता लग रहा है भाई, ये हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम है। हाइड्रोजन का अगर 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन का क्या होगा? ट्रिपल टाइम हो जाएगा। तो कितना हो गया? 24 ग्राम। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन आपके 24 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
ये क्वेश्चन देखिए को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का, ये एनटीएससी और क्लास 11th का न्यूमेरिकल है। मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपके टॉपिक चल रहा है, सीख लो, सीखने में क्या जा रहा है। वैसे भी केमिस्ट्री के 4 ही लेसन है, 2 तो ऑलरेडी आपने कर ही लिए हैं, 3rd चल रहा है हमारा, तो वी आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं चैप्टर 3 को आराम से। तो क्या बोल रहा है ये, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म फ्रॉम 100 ग्राम वाटर। आपको बताना है 100 ग्राम वाटर से कितना हाइड्रोजन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का फायदा क्या है, आप किसी से भी बता सकते हो कोई भी चीज। जैसे मैंने बोला आपके पास इस पेन का मास 20 ग्राम है, इस 20 ग्राम पेन में कितना कार्बन है ये बता सकते हो। जैसे मैंने बोला इस बॉटल में वाटर फिल करा हुआ है, इस बॉटल में मैंने बोला आपको 200 ग्राम वाटर है। क्या बोलोगे सर वाटर तो ml में लेते हैं, वॉल्यूम ml में होता है, मास तो ग्राम में ही होगा। अगर आपके पास इस बॉटल में 200 ग्राम वाटर है और मैं पूछूं आपसे इस 200 ग्राम वाटर में कितना ऑक्सीजन होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल करा रहा हूं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। देखिए आपको क्या बताना है, कितना हाइड्रोजन फॉर्म होगा किससे, 100 ग्राम वाटर से। तो सबसे पहले कैसे करोगे, ये आपको दिया हुआ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो आप देखो वाटर का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 2 × 1 + 16 ये होता है। हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का कितना है 16। किसका मास पूछ रहा है बेटा, हाइड्रोजन का। अब देखिए वाटर का टोटल मास कितना हो गया, 18 ग्राम, जीएम लिख रहा हूं मैं ग्राम की जगह शॉर्ट में। अब 18 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन है, 2 ग्राम। मतलब देखो ध्यान से, वाटर के 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम। तो आप क्या लिखोगे, हियर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 18 ग्राम वाटर फॉर्म हाइड्रोजन इक्वल 2 ग्राम। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वाटर के 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम। देयरफॉर कितना दे रखा है आपको, 100 ग्राम। 100 ग्राम वाटर फॉर्म हाइड्रोजन इक्वल 2/18 × 100। सही है, क्या हो जाएगा 200/18 ग्राम। ये है आपका कैलकुलेशन। अब जैसे पूछ लेता हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म, तो आप क्या लिखते हैं, 18 ग्राम वाटर से कितना ऑक्सीजन बनेगा, 16 ग्राम। तो 100 से कितना बनेगा, तो ये कैलकुलेशन है। सही है, मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप बताइए कितना ऑक्सीजन बनेगा, ये वाला पार्ट आप करना है। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं मुझे, कितने अटेंटिव हो आप। मतलब 18 ग्राम वाटर से ऑक्सीजन कितना बन रहा है, 16। तो 100 ग्राम वाटर से कितना ऑक्सीजन बनेगा, ये मुझे करके बताना। देखते हैं कितने बच्चे भेजते हैं मुझे, है ना। सही है, तो मैंने आपको इजी, टफ, मीडियम सारे न्यूमेरिकल बता दिए। ये 11th क्लास का न्यूमेरिकल है जो आपने। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का सिंपल मतलब ये है कि आपके कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है। जैसे मैंने बोला आपको, आपके पास एक प्रॉब्लम है, अभी मत देखना पड़ेगा, अभी यहाँ ध्यान दो मेरे पास। मैंने बोला आपके पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपसे कोई पूछ ले इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना परसेंटेज है, मतलब कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट कितना परसेंट है, मतलब कैल्शियम का मास कितना परसेंट है इसमें, कार्बन का कितना परसेंट है, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो व्हेनेवर अ कंपाउंड फॉर्म, तो ईच एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मास के टर्म में, और एलिमेंट्स अगर अलग अलग होंगे तो उनका परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। सही। अब हाउ कैन वी कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, कि मतलब किसी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, इसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। फिर सुन लो, अगर आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, इट मीन्स द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in term of mass present in a compound is called its percentage composition। मतलब कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का कितना परसेंट मास प्रेजेंट है उसको बोलते हैं उसका परसेंटेज कंपोजिशन। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल आएगा। जैसे देखिए आपको फॉर्मूला होता है
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल फॉर्म है। अब जस्ट देखिए, आपको मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास CaCO3, और आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इसका कितना कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। गॉट इट? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास 40, 12 एंड 48 100 होता है। ये लिख के देगा आपको गिवन करके कि कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। आपको लर्न करके नहीं जाना। अब जस्ट देखिए, आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ एलिमेंट, कैल्शियम का मास कितना है 40, मास ऑफ कंपाउंड कोइंसिडेंटली 100 आ रहा है बेटा, ये जरूरी नहीं 100 ही हो, अलग अलग कंपाउंड का मास अलग अलग होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 200 होगा, किसी का 150 होगा। तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कट जाएगा। कितना परसेंटेज है भाई? 40%। मतलब इस कंपाउंड में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है? 40 है। कार्बन का 12/100 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 12%। ऑक्सीजन का 48/100 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 48%। मतलब इस कंपाउंड में CaCO3 में सबसे ज्यादा परसेंटेज किस एलिमेंट का है? सबसे ज्यादा परसेंटेज है ऑक्सीजन का। सही है। सेम पैटर्न पर एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप घर से करना, मैं लिख रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, अटेंटिव है। ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज निकालना है ईच एलिमेंट का इन H2SO4, और आपको दे रखा है H का मास 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 7 है। मुझे कैलकुलेट करके बताना है ना कि H2SO4 में ईच एलिमेंट का क्या परसेंटेज है। सही बेटा? तो ये है, ट्राई करना। देखिए एक और न्यूमेरिकल देखिए, ये भी आपका हॉर्स की कैटेगरी वाला न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल देखिए, मास ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन। आपके पास कंपाउंड है, और कंपाउंड किससे बना हुआ है? कंपाउंड बना हुआ है बोरोन एंड ऑक्सीजन से। इस कंपाउंड का मास है 0.24 ग्राम। मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, है ना, वो कुछ नहीं करना है। मास ऑफ बोरोन मेंशन है, मास ऑफ ऑक्सीजन मेंशन है। आपको बताना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। मतलब आपको क्या बताना है? इसमें कितना परसेंटेज बोरोन है और कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है। तो कैसे करोगे? सिंपल है, परसेंटेज ऑफ बोरोन सिंपल रहता है बेटा, बी बोरोन का क्या लिखोगे? मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। सही बेटा? मास ऑफ बोरोन कितना है? 0.096, मास ऑफ कंपाउंड 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सही। कैलकुलेट करोगे आपको क्या पता लग जाएगा? परसेंटेज ऑफ बोरोन। सिमिलरली ऐसे क्या निकाल लोगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.144, मास ऑफ कंपाउंड 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने एनसीईआरटी लेवल से लेकर रेफरेंशियल लेवल, हाई-फाई लेवल सारे बता दिया आपको, है ना। तो इजीली आप कर सकते हो, कोई खास है नहीं। देखिए बेटा, चैप्टर का नेम है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो अब असली कहानी यहां से स्टार्ट होती है आपके चैप्टर में। हम बात करते हैं एटम की। एटम एक्चुअल में है क्या? हम बहुत बोलते हैं एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स एंड ऑल द थिंग्स, बट एटम होता क्या है? एटम है क्या? एटम सही। एटम हम बहुत सुनते हैं कि दुनिया में सारी चीजें एटम से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। जैसे लिविंग बॉडी है हमारी, लिविंग बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। सेल भी किससे बनी होती है? छोटे छोटे एटम से। तो दुनिया में जितने भी मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच आर कॉल्ड एटम। स्मॉल का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा सा, सर हाँ मुझे दिखाई देगा। एक्सट्रीमली स्मॉल, कैन नॉट बी विजिबल विद द नेकेड आईज। अगर आपको एटम देखना है तो एटम को केवल एक ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, डेट इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
सही है। काम की बात करते हैं। एटम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करी डेल्टन्स ने। तो सबसे पहली थ्योरी आपकी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले डेल्टन्स ही वो साइंटिस्ट था जिसने एटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी केमिकल साइंस में, कि मतलब एटम होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ऑल द थिंग्स। सही है। तो मैं एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपके एग्जाम में आ सकती है। सही है। ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1, ऑल मैटर आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। दुनिया के सारे मैटर, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, ह्यूमन बीइंग, डोंकी, कैट, डॉग, टेबल, स्टोन, प्लास्टिक की बॉटल, फैन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम। पॉइंट नंबर 2, एटम्स पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन फ्रीली। जब भी केमिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में एटम्स के बीच में होती है और उसी से क्या बनता है, आपके न्यू केमिकल्स फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने बोला, आपने फूड खाया, तो अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बोलूं कि आपने क्या खाया, तो एक साइंस का बच्चा अलग जवाब देगा और एक जनरल बच्चे से मैं बोला आपसे आपने क्या खाया बेटा आज, तो जनरल बच्चा क्या बोलेगा, सर मैंने पकौड़ी खाई, इडली खाई, डोसा खाया, चाउमीन खाई, बर्गर खाया, जो भी चीजें हैं। आपकी बॉडी, आपने कुछ भी खाया, ये सब चीजें सही है, चपाती खाई, चावल खाए, आपकी बॉडी इसको आइडेंटिफाई नहीं करती है। आपकी बॉडी के लिए फूड क्या है, ग्लूकोज। बिकॉज आपकी बॉडी में जो भी आपने फूड खाया है वो अल्टीमेटली चेंज होता है ग्लूकोज में। तो आपकी बॉडी का फूड क्या है, ग्लूकोज। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि दे पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन फ्रीली। इसका मतलब ये है कि आपका फूड भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। सही। और आपका फूड जब छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है तो आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं फूड के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो उसमें उस फूड के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज से बनती है एनर्जी जिसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए मैं बायो में बहुत घुस गया, बायो में नहीं जाना है मुझे बहुत डिटेल में, काम की बात करते हैं। तो क्या बोलता है ये, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 3, एटम्स आर इनडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये जो पॉइंट है आपका थर्ड वाला, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिसेंबल करता है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल होता है, एटम को और ज्यादा आप छोटा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में ये पॉइंट रॉन्ग है, बिकॉज एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है, एटम को हम और ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन ये पुराने जमाने का पॉइंट है, चल रहा है तब से, है ना, बट अभी चेंज हो गया है। तो क्या बोलता है ये, एटम्स आर इंडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसके फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी H2 + O2, क्या बना, वाटर। तो यहां भी हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करके मैंने बना दिया वाटर। तो आप केवल फॉर्मूला बदल सकते हो, एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नंबर 4, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट्स के जो एटम हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, मास भी सेम होता है। जैसे मैंने बोला, ये पेन कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इस पेन के सारे कार्बन एटम क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे, सेम प्रॉपर्टी के होंगे। सही है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस बॉटल में वाटर है और वाटर में कौन से एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कार्बन है, तो वाटर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है ना। आगे देखिए, ये पॉइंट आपका कंपाउंड वाला पॉइंट है। ये अभी पढ़ा ना आपने, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको सिंबल करता है। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कॉम्बाइन इन स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एक्चुअल में एक वर्ड होना चाहिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम सिंपलेस्ट होल नंबर में रिएक्शन करके डेफिनेट रेशियो में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जानती हैं तो
द नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। अगर वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन का है, 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो हमेशा फिक्स होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये है आपकी डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, आ सकती है आपके एग्जामिनेशन में। सही बेटा? तो ये टॉपिक है आज का। वीडियो ध्यान से देखना है आपको और इक्वल चलना है। मैं विद इन 1 और 2 डेज आपको इस चैप्टर के नोट्स शेयर कर दूंगा आपको, है ना, PDF फॉर्म में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।